दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज की कहानी है आत्महत्या। शाम ढलने लगी थी। पार्क में बैठे वयोवृद्ध उठने लगे थे। भारती जी भी उठी। थके कदमों से यह सोचकर उन्होंने अपने घर की राह पकड़ी कि और देर हो गई तो आंखों का मोतियाबिंद रास्ता पहचानने में रुकावट बन जाएगा। बहू अंजू से इसी बात पर बहस हुआ करती कि शाम को कहाँ चली जाती हैं। आंखों से ठीक से दिखता नहीं, कहीं किसी रोज़ वाहन से टकरा गई तो न जाने क्या होगा। तब बेटा भी बहू के सुर में अपना सुर मिला देता था। उस समय तो फिर भी इतना सूनापन नहीं लगता था। बेटा अभी अभी नौकरी से रिटायर हुआ था। तीनों मिलकर आपस में ताश की बाजी जमा लेते थे। कभी कभी बहू ऊन सलाई लेकर दोपहर में उनके साथ बरामदे में बैठ जाती और उनसे पूछ पूछ कर डिज़ाइन के अच्छे खासे नमूने उतारती थी। स्वेटर बुनने में उन्हें महारत हासिल थी। आंखों की रोशनी कम होने के बाद भी वह सीधा उल्टा आखिर बुन ही लेती थी। धीरे धीरे चलते हुए एकाएक वह अतीत में खो गई। पोते की बिटिया का जन्म हुआ था। उसी के लिए स्वेटर, टोपे, मोजे बुने जा रहे थे। इंग्लैंड में रह रहे पोते के पास 1 माह बाद बेटे और बहू को जाना था। घर में पूरी तरह से उमंग का वातावरण था। अंजू बेटे की पसंद की चीज़ें चुन चुन कर सूटकेस में रख रही थी। उसकी अंग्रेज़ पत्नी के लिए भी उसने बड़े ही संकोच से एक बनारसी साड़ी रख ली थी। पोते ने अंग्रेज़ लड़की से शादी कर ली थी, अतः भारती उसे अभी तक माफ़ नहीं कर पाई थी। इस शादी पर निहार व अंजलि ने भी नाराज़गी जाहिर की थी, पर बेटे के आग्रह और पोती आने की खुशी का इजहार करने से वे अपने आप को रोक नहीं पाए थे और इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम बना लिया था। उस दिन नीरव और अंजू पोती के लिए कुछ खरीदारी करने कार से जा रहे थे। उन्होंने माझी को भी अपने साथ चलने का आग्रह किया था, लेकिन हरारत होने से उन्होंने जाने से मना कर दिया था। कुछ ही देर बाद लौटी उन दोनों की निष्प्राण देह देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था कि उन दोनों की मृत्यु हो गई। उससे अधिक आश्चर्य उन्हें इस बात पर होता है कि इस भयंकर हादसे के 7 साल बाद भी वह अब तक जीवित हैं। उस हादसे के बाद पोते ने उन्हें अपने साथ इंग्लैंड चलने का आग्रह किया था, पर उन्होंने यह सोचकर मना कर दिया कि पता नहीं अंग्रेज़ पोते की बहू के साथ उनकी निभेगी भी कि नहीं। लेकिन आज लगता है वह किसी भी प्राणी के साथ निभा कर लेंगी। कोई तो होता उन्हें आदर ना सही उलाने ही देने वाला। आज इतना घोर एकांत तो नहीं सहना पड़ता उन्हें। पोते के बच्चे भी अब लगभग 6-7 साल के होंगे। अब तो संपर्क भी जैसे टूट गया है। अचानक जाकर कैसे लाड प्यार लटाएंगी उन पर। उन बच्चों को भी कितना अस्वाभाविक लगेगा यह सब देखकर। इतने सालों की दूरियां पाटना क्या कोई आसान काम है? उस समय गलत फैसला लिया सो लिया। भारती जी पश्चाताप की माला फेरने लगी। उस समय ही क्यों, जब नीरव और अंजू खरीदारी के लिए जा रहे थे तब वह भी उनके साथ निकल जाती तो आज ये एकाकी जिंदगी का बोझ अपने झुके हुए दुर्बल कंधों पर उठाए ना घूमती रहती। अतीत की उन घटनाओं को बार बार याद करके पछताने की आदत ने भारती जी को घोर निराशावादी बना डाला था। शायद यही वजह थी जो चिड़चिड़ी बुढ़िया के नाम से वह मोहल्ले भर में मशहूर थी। अपने ही खोल में आवृत रहकर दिन भर वह पुरानी बातें याद किया करती थी। शाम को उन्हें घर के अंदर घुटन महसूस होती तो पास में ही पार्क में आकर बैठ जाती। वहाँ की हलचल, हंसते खेलते बच्चे, उन्हें भाव विभोर होकर देखती माताएं और अपने हम उम्र लोगों को देखकर उनके मन में अगले नीरस दिन को काटने की ऊर्जा उत्पन्न होती थी। यही लालसा उन्हें देर तक पार्क में बैठाए रखती थी। आज पार्क में बैठे बैठे उनके मन में अजीब सा ख्याल आया। मौत आगे बढ़े तो बढ़े, वह क्या उसे खींचकर अपने पास नहीं बुला सकती? नींद की गोलियां खाकर। इतना आसान उपाय उन्हें अब तक भला क्यों नहीं सूझा? उनके पास बहुत सी नींद की गोलियां इकट्ठी हो गई थी। नींद की गोलियां एकत्र करने का उनका जुनून किसी ज़माने में
बर्तन जमा करने जैसा था। उनके पति उन्हें टोका भी करते थे। भारती पुराने कपड़ों से बर्तन खरीदने की बजाय उन्हें गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान कर दो और पुण्य जोड़ो। वह फिर पछताने लगी। अपनी लंबी आयु का संबंध कपड़े देकर बर्तन खरीदने से जोड़ती रहीं। आज वे सारे बर्तन उन्हें मुंह चढ़ा रहे थे। उन्हीं 4-6 बर्तनों में खाना बनता। खुद को कोसना, पछताना और अकेले रह जाने का संबंध अतीत की अच्छी बुरी बातों से जोड़ना, इसी विचार क्रम में सारा दिन बीत जाता। ऐसे ही सोचते सोचते दिमाग इतना पीछे चला जाता कि वर्तमान से वह बिल्कुल कट ही जाती। लेकिन आज वह अपने इस अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहती हैं। ताज्जुब है, यह उपाय उन्हें इतने सालों की पीड़ा झेलने के बाद सूझा। पार्क से लौटते समय रास्ते में रेल लाइन पड़ती है। ट्रेन की चीख सुनकर इस उम्र में भी वह डर जाती हैं। ट्रेन अभी काफ़ी दूर थी, फिर भी उन्होंने कुछ देर रुककर लाइन पार करना ही ठीक समझा। दाईं ओर देखा तो कुछ दूरी पर एक लड़का पटरी पर सिर झुकाए हुए बैठा था। वह धीरे धीरे चलकर उस तक पहुंची। लड़का उनके आने से बिल्कुल बेखबर था। ट्रेन की आवाज़ निकट आती जा रही थी, पर वह लड़का वहाँ पत्थर के जैसे बना हुआ बैठा था। उन्होंने उसके खतरनाक इरादे को भांप लिया और फिर पता नहीं उनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि एक झटके में ही उस लड़के को पीछे खींच लिया। ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल गई। क्यों मरना चाहते हो बेटा? जानते नहीं, कुदरत कोमल कपोलों को खिलने के लिए विकसित करती है। आपसे मतलब? तीखे स्वर में लड़का बोल पड़ा और अपने दोनों हाथों से मुंह ढककर फूट फूट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। भारती जी उसकी पीठ को, उसके बालों को सहलाती रही। तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, तुम्हें इस बात का अनुभव नहीं है कि इससे कैसी दर्दनाक मौत होती है। भारती जी की सर्द आवाज़ में आसन मृत्यु की सिहरन थी। बिना खुद मरे किसी को यह अनुभव हो ही नहीं सकता। लड़के का यह अवज्ञापूर्ण स्वर सुनकर भारती जी समझाने की मुद्रा में बोली, बेटा तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमारा घर रेलवे लाइन के पास होने से मैंने यहाँ कई मौतें देखी हैं। उनके शरीर की दो दुर्दशा होती है, देखते नहीं बनती। लड़का कुछ सोचने लगा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैं मरने से नहीं डरता। ये बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, इसमें इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरी तरह से मौत हो ही जाए। हाथ पैर भी कट सकते हैं। पूरी ज़िंदगी अपायजों की तरह गुजारनी पड़ सकती है। बोलो, है मंजूर? लड़के ने इनकार में गर्दन हिला दी। मेरे पास दूसरा तरीका है, भारती जी बोली। उससे नींद में ही मौत आ जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आराम से अपनी समस्या बताओ, फिर दोनों एक साथ ही नींद की गोलियां खा लेंगे। मेरा भी मरने का ही इरादा है। लड़का पहले तो उन्हें हैरान नज़रों से देखता रहा, फिर अचानक बोला, ठीक है चलिए। अंधेरा गहरा गया था, अब उन्हें बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा था। लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह रास्ता बताती चल रही थी उसे। उन्हें नीरव के हाथ का स्पर्श अचानक से याद आया। उस समय वह जवान थी और छोटा सा नीरव उनकी उंगली थामे हुए इधर उधर कूदता फांता चलता था। फिर उनका पोता अंकुर अपनी दादी को बड़ी ही सावधानी से उंगली पकड़कर बाजार ले जाता था। आज इस किशोर के साथ जाते समय वह कई असहाय महसूस कर रही थी। यह न होता तो शायद गिर ही पड़ती। वह तो उन्हें बड़ी ही सावधानी से पत्थरों, खड्डों और वाहनों से बचाता हुए संभालता हुआ ले जा रहा था। उसने भारती जी के हाथ से चाबी लेकर ताला खोला और अंदर जाकर बत्ती जलाई। तब उनकी जान में जान आई। खाना तो खाओगे ना? जी, भूख तो बड़ी ज़ोरों की लगी है, क्योंकि आज परीक्षा फल निकलते ही घर में बहुत मार पड़ी। खाना भी नहीं दिया मम्मी ने। आज तो 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल निकला है ना? जी, मेरे नंबर द्वितीय श्रेणी के हैं। पापा जानते हैं कि मैं पढ़ने में औसत हूँ, फिर भी मुझसे डॉक्टर बनने की उम्मीद करते हैं
और जब भी रिज़ल्ट आता है तो मुझे धुन कर रख देते हैं। फिर मुझ पर हुए खर्चे की फ़हरिस्त सुनाने लगते हैं। स्कूल का खर्च, ट्यूशन का खर्च, यहाँ तक कि खाने का खर्च भी गिनवाते हैं। कहते हैं मेरे जैसा मूर्ख उनके ख़ानदान में आज तक पैदा नहीं हुआ है। सो मैं इस ख़ानदान से अपना नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। किशोर की आंखों से विद्रोह की चिंगारियाँ फूट रही थीं। ठीक है, अब शांत हो जाओ, भारती सांत्वना देते हुए बोली। कुछ ही देर बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मेरे भी। उन्होंने मन ही मन जोड़ा और रसोई घर में चली गई। परिश्रम से लौकी के कोफ्ते बनाए, थोड़ा दही रखा था, उसमें बूंदी डालकर स्वादिष्ट रायता तैयार किया। फिर गर्मा गर्म पराठे सेक कर उसे खिलाने लगी। दादी जी, आपके हाथों में गजब का स्वाद है। वह खुश होकर किलक रहा था। कुछ देर पहले का आक्रोश अब पूरी तरह से गायब हो गया था। उसे खिलाकर खुद खाने बैठी तो लगा जैसे बरसों बाद अन्नपूर्णा फिर से उनके हाथों में अवतरित हो गई थी। लंबे अरसे बाद इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था। आज रात को कोफ्ते पराठे उन्होंने निर्भय होकर खा लिए। न बदहजमी का डर, न ब्लड प्रेशर की चिंता। आत्महत्या के ख्याल ने ही उन्हें निश्चिंत कर दिया था। खाना खाने के बाद भारती बैठक का दरवाज़ा बंद करने गई तो देखा वह किशोर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि सालों से तो वह अकेली ही जी जा रही है, चलो मरने के लिए तो किसी का साथ मिला। भारती उस किशोर को जगाने को हुई, लेकिन नींद में उसका चेहरा इस कदर लुभावना और मासूम लग रहा था कि उसे जगाकर उन्हें नींद की गोलियां खिलाने से भी बड़ा क्रूर काम लगा। उसके दोनों पैर नींद में फैले हुए थे। बंद आंखें शायद कोई मीठा सा सपना देख रही थी, क्योंकि होठों के कोनों पर स्मित रेखा उभर आई थी। किशोर पर उनकी ममता उमड़ी। उन्होंने उसे चादर उड़ा दी। चलो अकेले ही नींद की गोलियां खा ली जाए, उन्होंने सोचा, और फिर अपने स्वार्थी मन को फटकारा कि तू तो मर जाएगी और सज़ा भुगतेगा ये बेचारा निरपराध बच्चा। इससे तो अच्छा है वह एक दिन और रुक जाए, और वह आत्महत्या की योजना स्थगित करके लेट गई। उस किशोर की तरह वह खुशकिस्मत तो थी नहीं कि लेटते ही उन्हें नींद आ जाती। दृष्टि जागती आँखों में किसी दुखांत फिल्म की तरह जीवन के कई टुकड़ों टुकड़ों में चल रहे थे कि तभी उन्हें हल्का सा कंपन महसूस हुआ। खिड़की दरवाज़ों की आवाज़ से उन्हें तुरंत समझ में आया कि अरे ये तो भूकंप का झटका है। उठो उठो, भूकंप आया है। उन्होंने किशोर को ज़ोर से झकझोर कर हिलाया और दोनों हाथ पकड़कर तेज़ गति से बाहर भागी। उनके झांकते रहने के कारण उन्हें झटके का आभास हो गया था। झटका लगभग 30 सेकंड का था, लेकिन बहुत तेज़ नहीं था। फिर भी लोग चीखते चिल्लाते बाहर निकल आए थे। कुछ सेकंड बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी कनपट्टियों पर चोट कर रही थी। जब भूकंप के इस धक्के से वह उभरी तो अपने आप पर उन्हें अचंभा हुआ। वह तो सोच रही थी कि उन्हें जीवन से कतई मोह नहीं, बचा लिया, लेकिन फिर भी जिस तेज़ी से वह भागी थी, वाह भाई वाह, वह इस बात को झुठला रही थी। 82 साल की उम्र में निपट अकेली होकर भी जब वह जीवन का मोह नहीं त्याग सकती, तो यह किशोर भला यह कैसे त्याग सकेगा? इसने अभी देखा ही क्या है? इसकी ज़िंदगी में तो भूकंप का भी यह पहला ही झटका है। उफ, यह क्या करने जा रही थी वह? किस हक से उस मासूम किशोर को वे मृत्यु दान करने जा रही थी? क्या उम्र और अकेलेपन ने उनकी दिमागी हालत को पागलपन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है? भारती जी ने मिचमिची आंखों से किशोर की ओर ध्यान से देखा। वह उनसे लिपट गया। दादी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। आवाज़ कांप रही थी उसकी। वह उसके सिर पर प्यार भरी थपकियाँ दे रही थी। लोग अब साहस करके अपने अपने घरों में भीतर जा रहे थे। वह भी उस किशोर को संभाले भीतर आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? अभय जयराज। अभी थोड़ी देर पहले तक उन्हें इस परिचय की ज़रूरत तक महसूस नहीं हुई थी। मृत्यु की इच्छा ने
अनेक प्रश्नों पर पर्दा डाल दिया था। पर जिंदगी के सामने तो समस्याएं भी होती हैं और समाधान भी। ऐसा ही समाधान भारती जी को भी सूझ गया। उन्होंने अभय को आदेश दिया कि अपने मम्मी पापा को फ़ोन करो और अपने सकुशल होने की उन्हें सूचना दो। अभय भय से काँप रहा था। नहीं, वे लोग मुझे मारेंगे, सूचना आप ही दीजिए। उन्होंने उसे नंबर पूछकर फ़ोन पर नंबर मिलाया। सुबह के 4 बज रहे थे। आधे घंटे बाद उनके घर के सामने एक कार आकर रुकी। अभय के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई बधवा से भीतर आए। यह जानकर कि वह रेलवे लाइन पर आत्महत्या करने चला था, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रात तक उन्होंने उसका इंतज़ार किया था, फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अभय को बचाने के लिए उन्होंने भारती जी को शत शत धन्यवाद दिया। माँ के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप दोनों में से एक बात कहना चाहती हूँ, भारती जी ने भावनाओं का सैलाब कुछ थमने के बाद कहा। देखिए, हर बच्चे की अपनी बौद्धिक क्षमता होती है, उससे ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं होता। उसकी बुद्धि की दिशा पहचानिए और उसी दिशा में प्रयत्न कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनकर ही इंसान को मंजिल मिल पाती है। भविष्य का आसमान हर बढ़ते पौधे के लिए खुला है। ज़रूरत है सिर्फ अच्छी तरह से सींचने की। अश्रुपूर्ण आंखों से उस परिवार ने एक एक करके उनके पैर छूकर उनसे विदा ली। उस पूरी घटना पर वह पुनः विचार करने लगी तो उनका दिल धक से रह गया। जब अभय अपने घर वालों को बताएगा कि वह उसे नींद की गोलियां खिलाने वाली थी, तो भला क्या गुजरेगी उन पर। अब तो वह शर्म से जैसे ज़मीन में गड़ गई। उस मासूम बचपन के साथ वह इतना बड़ा क्रूर मजाक करने जा रही थी, जो कि बिल्कुल गलत था। ऐन वक्त पर उसकी बेखबर नींद ने ही उन्हें इस भयंकर पाप से बचा लिया था। अंतहीन विचार श्रृंखला चल पड़ी तो वह फ़ोन की घंटी बजने पर ही टूटी। उस ओर अभय की मम्मी थी। अब क्या होगा? उनके आरोपों का वह क्या कहकर खंडन करेगी? नमस्ते माँ जी, उस तरफ से चहकती हुई आवाज़ थी। अभय के लौट आने की खुशी में हमने कल शाम को एक पार्टी रखी है। आपकी वजह से अभय का दूसरा जन्म हुआ है, इसीलिए आपकी गोद में ही उसे बैठाकर केक काटा जाएगा। आपके आशीर्वाद से अपनी नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेगा वह। आपके अनुभवों को बांटने के लिए हमारे इष्ट मित्र भी लालायत हैं। अभय के पापा आपको लेने के लिए आएंगे। कल शाम 6 बजे आप तैयार रहिएगा। लेकिन मैं उनका गला रुंध गया। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। आपको एक और बात के लिए धन्यवाद देना है। अभय ने बताया कि आप उसे नींद की गोलियां खिलाने के बहाने अपने घर ले गई थी। इस मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने के कारण ही वह आपके साथ आपके घर गया था। समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे उसका उन्माद भी उतर गया। हमारा सौभाग्य है कि वह ज़िद्दी लड़का आपके हाथों में पड़ा। यह सिर्फ आप जैसी अनुभवी महिला के ही बस की बात थी। आपके इस एहसान का प्रतिदान हम किसी तरह भी नहीं चुका सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि अब से आप हमारे परिवार का अभिन्न अंग हैं। उन्हें लगा कि बस इससे आगे वे नहीं सुन पाएंगी। आंखों में चुभन होने लगी। फिर उन्होंने अपने आप को समझाया, चाहे उनके मन में कुविचार ही था, पर किसी दुर्भावना से प्रेरित तो बिल्कुल नहीं था। आखिरकार परिणाम तो सुखद ही रहा ना। अब वे पाप पुण्य के चक्कर में पड़कर इस परिवार में विष कभी नहीं घोलेंगी। इस नए सकारात्मक विचार पर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। कहाँ गए वे पश्चाताप के स्वर? हर पल स्वयं को कोसते रहना, बीती बातों के सिर्फ बुरे पहलुओं को याद करना। अभय का ही नहीं, जैसे उनका भी अब पुनर्जन्म हुआ था। रात को उन्होंने खाना खाया, पीने के पानी के बर्तन उत्साहित होकर साफ किए। हाँ, कल सुबह उन्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। टीवी चालू किया। पुरानी फिल्मों के गीत चल रहे थे जो उन्हें भीतर तक गुदगुदा रहे थे। बिस्तर साफ किया।
टेबल पर नींद की गोलियां रखी हुई थी। उन्होंने अत्यंत घृणा से उन गोलियों को देखा और उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि अब उन्हें दुस्वप्न रहित अच्छी नींद ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो वायदे के मुताबिक जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुन सकें। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।